नमस्कार। एक और केस देखते हैं। ये भी कोरोना की सीरीज में एक नया केस है। ये एक 24 साल का युवक है और इसके नाना जी मेरे वीडियो YouTube पर बिल्कुल रेगुलर देखते हैं, सारे देखे हुए इन्होंने। इन दोनों को कोरोना हुआ है। ये स्वयं ही होम्योपैथिक दवाइयाँ खाए जा रहे हैं क्योंकि वीडियो देख के ये अपने आप को काफ़ी ज्ञानवान समझते हैं, तो इसलिए अपना इलाज ये खुद कर रहे हैं। जब इन लोगों को लगा कि ये अपने इलाज ठीक से नहीं कर रहे हैं तो इन लोगों ने फिर मुझसे संपर्क किया। तो इस वीडियो में रोगी की जो असली आवाज़ है उसका मैं प्रयोग करूंगा, पर वो एडिटेड आवाज़ होगी क्योंकि बहुत सारी गैर जरूरी बातों को मुझको हटाना होता है। तो फ़ोन कॉल को संपादित करके रोगी की जानकारी को छुपाया गया है तथा बातचीत का गैर जरूरी हिस्सा भी निकाल दिया गया है। फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्पष्ट साफ नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया है और स्वयं बोलकर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद उस रोगी की असली आवाज़ को भी मैं आपको सुनवाऊंगा। एडिटेड होगी वो, जिससे कि आप जान सकें कि रोगी किस अंदाज में बात कर रहा था। मैं उस अंदाज से रोगी के लिए कौन सा रूब्रिक बनाया या किस बात को कम या बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और किस बात को मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और प्रिस्क्रिप्शन के लिए चुना। तो ये 5 मई 2021 शाम 6:24 पर फ़ोन करते हैं। सर, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है। हम लोगों को लग रहा है कि हम कोविड रोगी हैं। मैं इससे पूछता हूँ, भाई आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आप कोविड हुआ है आपको? क्या आपको किसी प्रकार के कोई लक्षण लग रहे हैं? लक्षण तो केवल 2 ही दिख रहे हैं। पहले मुझे खांसी थी और अब बुखार है। बुखार भी ऐसा है कि रात को जब मैं उठता हूँ तो काफ़ी पजल हो जाता हूँ। मतलब ये इलाज शुरू करने की असली वजह है पजल होना। शरीर से बुखार पता नहीं चलता, पर थर्मामीटर लगाने पर बुखार महसूस होता है। बाकी स्मेल और स्वाद वगैरह सब कुछ ठीक है। तकलीफ शुरू हुए आज 5वां दिन है। मैं और मेरे नानू एक कमरे में पहली मंजिल पर एक साथ रह रहे हैं कोविड की वजह से। बाकी परिवार नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। ये सारा सवाल जो बताया है मैंने, ये प्रश्न और उत्तर के उसमें है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो कुछ जवाब दे रहा है, तो मैंने इसको वो सब कट छट कर केवल वही लिख दिया है जो रोगी ने बताया। मैंने क्या सवाल किया था, क्या जवाब दिया था, वो पूरा डिटेल में यहाँ नहीं लिखा है। वो ओरिजिनल वॉइस में आप सुन लोगे। सर, मैंने ना आपसे अपॉइंटमेंट लेनी थी। क्या दिक्कत है बताओ? हम 2 पेशेंट्स हैं। हमें ना सस्पेक्ट है कि हम कोविड पेशेंट्स हैं। अच्छा जी। सस्पेक्ट कैसे हुआ आप? मतलब आपको मतलब उसके कुछ सिम्टम नजर आ रहे हैं? सिम्टम्स सर 2 ही हैं। मुझे पहले था, जैसे मैं खांसी वगैरह थी मुझे। हाँ। और फीवर है। हाँ। फीवर भी ऐसा है कि जैसे अभी शाम को चढ़ेगा। हाँ। तो रात को ना जब मैं उठता हूँ तो काफी पजल हो जाता हूँ। हाँ। तो उतर जाता है, बट हाँ। बॉडी को फील नहीं होता कि हाँ भी मुझे फीवर है। थर्मामीटर पे चेक करता हूँ तो आता है, नहीं तो नहीं आता। एक तो थर्मामीटर, एक तो फीवर थोड़ा हो गया, और मतलब और भी कोई सिम्टम है इसका? कोई स्मेल है, कुछ है? नहीं, स्मेल वगैरह और टेस्ट वगैरह इंटैक्ट है। हाँ। है। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा दिन है आज आपका? कौन सा दिन है? तकलीफ शुरू है कौन सा दिन है? जी, मुझे आज 6th डे है। आपको भी और पत्नी को भी? नहीं जी, अपना जो दूसरा पेशेंट है मेरे नानू है, तो उनको आज दूसरा दिन है। नानू मतलब आपकी एज कितनी है फिर? मेरी। फिर इसका फोन आता है शाम को 6 तारीख यानी अगले दिन शाम को 6 बजे। सर, मैं भी कोविड का ही सस्पेक्ट हूँ। मेरे नानू ने भी आपसे दवाई ली थी, वो तो अभी काफ़ी ठीक हैं। सर, मुझे बुखार चढ़े हुए आज 8वां दिन है।
अभी मुझे एक तो खांसी बहुत आ रही है, बहुत तेज आती है, बुखार 99 से 100 तक रहता है, पर मुझको महसूस नहीं होता है। पर बुखार की गोली डोलो लेने के बाद आज सुबह 97 था। आज रात को डोलो की केवल आधी गोली खाई थी, उससे काफी सारा पसीना आया था। अब मुझे शरीर में बुखार नहीं लग रहा, पर थर्मामीटर में 99 आ रहा है। मेरी छाती भी काफी दर्द कर रही है, खांसी बहुत विग्रस तेज कर रहा हूं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मेरे सीने में कुछ भी है तो वो सब खांसने से निकल जाएगा, मेरी छाती क्लियर हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं एंटीबायोटिक लूं और उससे और ज्यादा नुकसान हो जाए। तो मैं इससे पूछता हूं, भाई आप एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेना चाह रहे हो? सर, मुझे शुरू से ही आदत है कि मैं दवाइयां जल्दी से नहीं खाता हूं। मुझे दवाई से एक तरह का फोबिया, डर है। मैं पूछता हूं, क्या डर है ऐसा तुम्हें? सर, मेरे साथ पहले एक घटना हो चुकी है। एक 1.5 साल पहले इन दवाइयों के कारण मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। तब से मुझे इन दवाइयों से डर लगने लगा है, इसलिए मैं एलोपैथी को बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूं। अगर कभी कोई बीमारी आ भी जाए तो मैं होम्योपैथी प्रेफर करता हूं बजाय एलोपैथी के। पीसीएम मतलब बुखार की गोली भी लेनी हो तो मैं लेने से पहले 50 बार सोचता हूं। अब सर, दवाई नुकसान अब करे या ना करे, पर पहले ही इसने इतना नुकसान कर दिया था, उसने ही मुझे इतना ज्यादा डरा कर रख दिया है। अभी भी मेरे दिमाग में डर बना रहता है। पर मैं अभी तो, आप डोलो तो खा रहे हो फिर भी? हाँ हाँ, अभी तो लेनी पड़ रही है क्योंकि बुखार है, और मेरा दिमाग इतना पजल हो जाता है कि मुझे खुद को ही नहीं पता चल रहा होता कि मुझको क्या हो रहा है। जैसे अगर रात को मैंने डोलो नहीं खाई और रात को मेरी नींद खुल गई तो 15-20 मिनट तक तो मैं इतना पजल रहता हूं कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे क्या हो रहा होता है। मतलब ऐसी खराब स्थिति में जाने से पहले या इस खराब स्थिति से बचने के लिए डोलो खा लेता। मैं उससे पूछता हूं, पजल माने क्या? कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहां पर हूं, मेरे आसपास क्या हो रहा है। या एकदम से ऐसे लगता है जैसे तो मेरा बीपी काफी कम हो गया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती जा रही है। ऐसे लगता है कि मुझे बाहर खुली हवा में जाना चाहिए, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिल सके ताकि मैं खुलकर सांस ले सकूं। इससे बचने के लिए मैं पहले ही डोलो ले लेता हूं ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊं, मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। दूसरा, मुझे पता भी होता है कि मुझे डोलो से कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए डोलो लेना मैं प्रेफर करता हूं। हाँ नमस्कार। हाँ जी सर। हाँ बताओ अपनी दिक्कत। जी सर, मैं भी कोविड का ही सस्पेक्ट हूँ। अच्छा। तो अपना नानू तो जैसे कल से बेटर है। अच्छा। तो उन्होंने तो जैसे 2 बार ही रिपीट की है अपनी दवाई। ठीक है। तो सर मेरा ऐसे है कि मुझे नियर अबाउट 7th या 8th डे है आज। अच्छा। तो अपना मुझे एक तो कफ बहुत आ रही है। अच्छा। विग्रस कफ आ रही है, और क्या कहते हैं फीवर है। अगर मैं डोलो ले लेता हूँ तो सही हो जाता हूँ। फीवर कितना है? फीवर मुझे 99-100 ही रह रहा है। अच्छा। हाँ। तो अपने आप ही उतर जाता है। उतरने के बाद अपना टेम्परेचर आ रहा है थर्मामीटर पे, बट बॉडी को ऐसा कुछ फील नहीं होता। नहीं, कितना रहता है डोलो लेने के बाद? डोलो लेने के बाद जैसे अब मैंने रात को ली थी तो आज 97.8 था सुबह। अच्छा। तो दोपहर में हुआ है मुझे नियर अबाउट 11:30-12 बजे। अच्छा जी। कल रात को कितने बजे ली थी? मैंने ली थी 11:30-12 के पास ही ली थी मैंने। अच्छा, रात को 11 बजे? हाँ जी, रात को 11-12 बजे। और अब सुबह 97 बुखार था? हाँ
अच्छा, तो अभी लेनी है डोलो द्वारा? अभी मैंने 2:30 बजे ली थी, आधी ली थी। आधी में तो नहीं लेनी होती है, आधी नहीं लेनी होती है, पूरी लेनी होती है उसको। ओके सर, आधी का फायदा नहीं होता। ठीक है जी। तो अपना उससे मुझे अपना काफी स्वेटिंग हुई थी। हाँ तो टेम्परेचर मेरी बॉडी को तो नहीं लग रहा, थर्मामीटर पे मैंने किया था तो उस पे अपना 99 आया था। हाँ है ना बुखार, तो अभी वो आधी से नहीं होगा, पूरी लिया करो हमेशा। जी सर, ठीक है। तो ये 8वां दिन हो गया आज में, बस अब बुखार है और गले में बलगम आता है। जी जी। इरिटेशन होगी ना गले में, या अंदर से आ रहा है? हाँ जी हाँ जी, चेस्ट भी मेरी काफी पेन कर रही है, जैसे ना हाँ कल से तो मैं जैसे विग्रस कर रहा हूँ। हाँ तो आ भी नहीं रही थी, अब जैसे आ रही है अब तो मुझे खुद को ऐसे लग रहा है कि ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी मच लाइट। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कुछ भी हुआ लंग्स के अंदर हाँ तो वो निकल जाएगा कफिंग से। हाँ। तो मेरा जो एयरवे है वो क्लियर हो जाए, वो ज्यादा बेटर है कि बजाय किसी मैं एंटीबायोटिक या वगैरह ऐसा कुछ लूं और उससे वो सप्रेस हो जाए। मतलब खांसने से ज्यादा निकल जाए तो अच्छा है, ये कह रहे हो आप? जी जी जी। अच्छा, एंटीबायोटिक से क्यों? नहीं सर, ऐसा है कि मुझे शुरू से ही आदत है कि मैं दवाइयाँ जल्दी लेता नहीं। अच्छा, अपना मुझे दवाइयों से कह लो कि फोबिया भी है। क्या एक ऐसा फोबिया है है? कि मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है अच्छा अच्छा। भी, जिसके कारण मैं इतना ज्यादा बीमार हो गया था पहले, आज से 6-7 साल पहले, अच्छा कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया एंटीबायोटिक से। अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा अवॉइड ही करता हूँ कि मैं कोई अपना एलोपैथी लूँ। स्टॉप फॉर डिस्कशन, 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 स्टॉप फॉर डिस्कशन। अब जो भी ये वार्तालाप हुआ है इसके कुछ रूब्रिक हमने बनाए थे, हालांकि रूब्रिक बनाता नहीं हूं मैं, दवाई तो वार्तालाप पे ही देता हूं, पर आपको समझाने के लिए बनाए हैं। 2 ही रूब्रिक मेन मैंने लिए थे, ग्रुपिंग डार्क एजिफिन, कॉशियस एंड फियर बिट्रेड ऑफ पेन। इनके आधार पे मैंने इसको कहा था भी आप HMS ले लो, और इसने ले लिया। और अगले दिन 7 तारीख को फिर दोबारा सुबह 10:43 पर इसने फ़ोन किया। तो ये बता रहा है, सर रात मैंने HMS 200 की एक खुराक ली थी, उससे रात को मेरा माइंड जो पजल होता था वो कम हो गया, मुझे अब रिलैक्स महसूस हो रहा था। पर जब मुझे खांसी आती है तो काफ़ी विगरस आती है, तेज आती है। रात को बुखार के लिए मुझे डोलो लेनी पड़ी थी। मैं उससे पूछता हूँ, भाई कल तुमने बताया था कि सीने में दर्द होता है, वो सब कैसा है? वो सब अब नहीं है, अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, पर जब खांसी आती है तो कुछ छील जाने जैसा महसूस होता है चेस्ट में, और जो बलगम आता है उसमें बहुत हल्के से पीले पीले धब्बे जैसे होते हैं, और अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत गुस्सा है। तो मैं उससे पूछता हूँ, गुस्सा आज ही आने लगा है या पहले से ही है? जी जब से मैं बीमार हुआ हूँ तब से ही है। मतलब कि गुस्से की हाइट है, हाइट का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मतलब कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कैसा गलत काम कर रहा है भाई? मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरत रहा हूँ कि कोई मेरे पास ना आए। मैं और मेरे नानू भी अलग अलग कमरों में हैं, हालांकि दोनों कोविड पेशेंट है तो दोनों साथ रह सकते हैं, पर ये अलग अलग कमरे में इतनी सावधानी बरत रहा है। हम आपस में भी कोई संपर्क नहीं रख रहे हैं। कोई बात करनी होती है तो दूर से ही हम ऊंची आवाज में बात कर लेंगे या फिर फोन से आपस में बात करेंगे, पर मिलेंगे जुलेंगे नहीं, पर किसी भी हालत में एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे। और नीचे फैमिली वालों से भी बोला हुआ है कि हम दोनों में से
किसी से भी आपको मिलना नहीं है, पर जब वो ऊपर आने लगते हैं तो मुझको इतनी फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि इतनी इरिटेशन होने लगती है कि कहीं वो लोग भी बीमार ना हो जाएं। अब मैं तो पहले से ही बीमार हूं, अब हम दोनों के साथ साथ और कोई भी बीमार ना हो जाए, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैं उस समय गुस्सा आता है तो फिर क्या करते हो तुम? उन लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो या मन ही मन कुड़ते रहते हो? सर ज़्यादातर तो मैं बोल ही देता हूँ कि या तो तुम नीचे चले जाओ, यहाँ खड़े रहने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वो सब मुझसे बड़े हैं पर फिर भी मैं उनको डांट कर ही बोलता हूँ। मुझे गुस्सा भी आता है उन पर। उन लोगों के लिए चिंता रहती है कि कहीं वो लोग भी बीमार ही ना हो जाएं। मतलब कि उन लोगों की बेवकूफ़ी के कारण मुसीबत और ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब मैं तो पहले से ही बीमार हूँ, अब ये लोग भी बीमार हो जाएंगे तो मैं कैसे करूँगा? यानी जैसे तो इसी को करना है सब कुछ। अब मैं पूछता हूँ भाई वो कौन लोग हैं जिनको आप डांटते हो, जो नीचे रहते हैं, जिन पर तुम गुस्सा करते हो? अरे मेरे मम्मी पापा हैं, दादी है, यानी तीनों ही इससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तुम मुझको अपने गुस्से के बारे में क्यों बता रहे हो? क्या तुमको गुस्से से कोई पछतावा वगैरह होता है? रोगी, पछतावा नहीं होता है, पर मुझे ये लगता है कि मुझको गुस्सा क्यों आ रहा है। अच्छा, तुम अपने गुस्से से परेशान हो या तुमको लगता है कि इतनी बदतमीजी से बड़े लोगों से मैं क्यों बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझको बदतमीजी तो नहीं लगती अपनी, तो पछतावा भी नहीं लगता है, पर इतना ही लगता है कि मुझको गुस्सा क्यों आ रहा है। मुझे तो इतना ही रहता है कि मुझे सावधानियां बरतनी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पूरी सावधानियां बरतता रहूं पर इनकी बेवकूफ़ियों के कारण वो लोग भी बीमार ना हो जाएं और फिर उनकी भी मुसीबत ना उठानी पड़े मुझे। तो मैंने कहा भाई कल हमने हाय समझ दी थी, अभी भी सारे लक्षण तुम्हारे हाय समझ के ही हैं, तो अभी अगर और ज़्यादा तुमको अच्छा नहीं लगता है तो इसी दवाई की पोटेंसी बढ़ा लेना आज रात को या कल सुबह दिन में। लेकिन पोटेंसी बढ़ाने के बाद भी अगर दिक्कत यानी गुस्से वाली स्थिति बनी रहती है तो फिर आर्सेनिक एल्ब की 1 mg की डोज ले लेना, क्योंकि उससे भी मिलते जुलते रूब्रिक हैं ये, वो भी आर्सेनिक इतना बदतमीज होता है। नमस्कार। हाँ जी सर, मैंने कल आपसे मेडिसिन ली थी ना। हाँ हाँ जी, तो मैंने और नानू ने दोनों ने अपनी अगली अपॉइंटमेंट के लिए पे कर दिया है। अच्छा, अभी बता दो। ओके सर, तो अभी सर मेरा ऐसा है कि रात मैंने हाइओसिमस ली थी। हाँ, तो उससे मेरा जो माइंड पजल था ना, हाँ, वो कम हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ हाँ, बट जब मुझे खांसी आती है ना तो काफी विगरस आती है। खांसी आती है तो विगरस आती है? अच्छा, हाँ जी, कम होती है बट जब आती है तो काफी विगरस आती है। रात को आप कह रहे थे ना वो खा लेता हूँ मैं दवाई, रात भी खाई थी आपने? हाँ जी, रात को मुझे डोलो लेनी पड़ी है, टेम्परेचर हो गया था मुझे। अच्छा, पर आप चेस्ट जैसे कह रहे हो, चेस्ट पेन हो रही है, लाइट फील नहीं कर रहा हूँ, वो कैसा है? वो अब ठीक है। चेस्ट में ठीक है ना? इस असली तो चेस्ट में जब ना अपना खांसी के कारण जो पेन होती है, हाँ, जैसे कुछ छीला जाता है ना, हाँ, वैसा फील हो रहा है। अच्छा, जैसे कोई अपना काफी ना किसी ने छील रखा है और जो म्यूकस भी आ रहा है ना, जो सिक्रीशन आ रही है, हाँ, वो थोड़ी सी पैची है, मतलब येलो, बहुत लाइट लाइट कभी देखने को मिले तो येलो कलर का पैच आएगा उस पे। हाँ, और वैसे कोई ऐसा नहीं है अभी कोई और सिम्टम आ रहा हो। एक एंगर बहुत है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है। नहीं नहीं, एंगर अभी आने लगा है, पहले से ही है? जब से मैं बीमार हूँ तब से है। मतलब अभी 2-4-10 दिन से ही? जी, 2-4 दिन से, मतलब भी हाइट्स है बस एंगर की। अगर कोई अपना गलत काम कर रहा है या कुछ भी है तो मुझे बहुत ज्यादा एंगर आ रहा है। जैसे क्या गलत काम? जैसे कोई मेरे पास आना चाह रहा है या कोई, मतलब कि मैं प्रिकॉशन ज्यादा से ज्यादा ले रहा हूँ कि कोई मेरे पास ना आए। हाँ, इवन कि मैं और नानू है दोनों अलग अलग रूम में
एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं रखा रहेगा। हाँ कुछ बात करनी है तो दूर से बात कर लेंगे, ऊंची आवाज में, जहाँ फोन कॉल कर लेंगे। हाँ। बट एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा। तो जैसे हमारे हम जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो नीचे हैं, तो नीचे वालों से भी हमने कह रखा है कि हमसे मिलना नहीं है किसी ने। हाँ। इन केस अगर वो पौड़ियां चढ़ भी जाते हैं हाँ। तो मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, टेंशन होने लग जाती है कि वो बीमार ना हो जाए। अच्छा, वो लोग बीमार ना हो जाए। जी, मैं तो पहले से ही बीमार हूँ। हाँ। ठीक है, तो वो कौन है फर्स्ट फ्लोर वाले? यहाँ नानू के कारण हाँ। और ना बीमार हो जाए, मुझे इस चीज की भी बहुत टेंशन है। नहीं, नानू और ज्यादा बीमार ना हो जाए, या वो जो तुम्हारे दूसरे लोग हैं? हम तो पहले ही वो नाव में है ही है, बीमारी वाली में। हाँ। तो हमारे साथ कोई और ना जुड़े। अच्छा, उसकी टेंशन है मुझे। तो वो कौन लोग हैं आपके? वो रिश्तेदार हैं या ऐसे कुछ? रिश्तेदार, घर वाले ही हैं। अच्छा, आपके घर वाले ही हैं नीचे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आपको गुस्सा चढ़ता है कि क्यों ऊपर आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक तो ये बात हुई, और किस बात पे चढ़ता है? फिर आप क्या करते हो गुस्से में? उनको बोल देते हो कुछ या मन ही मन खींचते हो? कई बार तो मन ही मन है, पर ज्यादातर मैं बोल ही देता हूँ। क्या कहते हो उनसे? मैं कह देता हूँ कि नीचे चले जाओ, यहाँ पे खड़े रहने का कोई मतलब। मतलब जोर से रूडली डांट देते? कौन, मतलब बड़े हैं छोटे हैं वो लोग? बड़े हैं। बड़े हैं पर फिर थोड़ा सा अग्रेसिव बोलता हूँ। गुस्सा आता भी है, टेंशन भी है थोड़ी सी। ऐसा है अभी बीमार ही ना हो जाए बाद में, क्या करूँगा, है ना। मैं तो खुद बीमार हूँ, उनको कौन उठाएगा या कुछ भी है। अच्छा, मतलब इसलिए गुस्सा आता है कि सुन क्यों नहीं रहे हैं, बीमार होगा तो क्या होगा, कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये है ना। जी जी, इसी बात पे आता है ना गुस्सा, बाकी चीजों पे तो नहीं आता? नहीं नहीं, और किसी चीज पे नहीं आता। कौन लोग हैं वो? घर वाले ही हैं। नहीं, घर में कौन लोग हैं? कौन? मम्मा पापा। अच्छा, मम्मी पापा हैं आपके? मम्मी पापा वगैरह है। अच्छा, दादी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। तो इसलिए तुम्हें फिर ये जो मेरे को बता रहे हो, इसलिए तुम्हें पछतावा होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? पछतावा नहीं है, ये जो गुस्सा क्यों कर रहा हूँ ये? हाँ जी, गुस्से का है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है बार बार। नहीं, गुस्सा क्यों आ रहा है का मतलब तुम अपने गुस्से से परेशान हो, या ये है कि मैं बड़े लोगों से क्यों बदतमीजी से बात कर देता हूँ? नहीं, मुझे उस चीज का नहीं है कि अब कल तो हमने 3 रूब्रिक लिए जिन पे दवाई दी गई। अभी जो ये आज फॉलोअप के बाद रूब्रिक बने हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं कि फॉलोअप में क्या रूब्रिक हैं। एंगर, फेस रेड फेस विद biting people disturb him, bites everyone who disturbs him. Delirium, attack people with knife. Delirium, recognizes no one. Delirium, reproachful. Delusion, poisoned medicines being poisoned by. And fear, betrayed of being. ये कुछ रूब्रिक है, पहले का ही एक्सटेंशन है, ये नई कोई बात नहीं है। पर फॉलोअप में भी जो रूब्रिक आए हैं उनका इस्तेमाल भी हम रोगी के बर्ताव को समझने के लिए कर सकते हैं, जिससे हमारी मेडिसिन की नॉलेज थोड़ी सी और गहन हो जाए। इसलिए ये रूब्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इनमें से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया है इस केस में। तो अभी HiSMS 200 की 3 खुराक हर 1 घंटे के बाद आज रात को ले लेना। फिर ये अगले दिन 4 दिन के बाद, फिर 4 दिन के बाद यानी 11 मई को फ़ोन आता है सुबह 10 बजे। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मेरा दिमाग पजल हो जाता है और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है कि अब घर वाले मेरे पास ना आ जाएं, वो ठीक है। गला भी पहले से काफ़ी ठीक है। तो मैं पूछता हूँ गुस्सा कैसा है? आता है पर पहले से बहुत कम है, बहुत ही रेयरली आ रहा है। पर कल मुझको बुखार हुआ था, ज़्यादा नहीं था, केवल 99 था। मैंने आराम किया तो बिना किसी दवाई के वो ठीक हो गया। डोलो खाए हुए आज 4था दिन है।
और ऑक्सीजन भी 97 टू 98 आ रही है। तो मैं पूछता हूँ फिर क्या दिक्कत बची हुई है जो आपने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि इसकी फ़ीस ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। दिक्कत तो कोई नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सही राह पर हूँ और जल्दी ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा। जब आप ठीक हो, केवल खाने पीने का ही परहेज रखो और 16वें दिन फिर अपने परिवार के बीच में जा सकते हो, यानी आपका क्वारंटाइन पीरियड फिर वो खत्म हो जाएगा। हेलो। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ बता दो। तो अपना डॉक्टर साहब, मेरा तो प्रोग्रेस अच्छा है। कैसे, मतलब क्या क्या अच्छा है? जैसे पहले मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे कि मैं बहुत पजल माइंडेड हो जाता हूँ, जहाँ क्या कहते हैं मुझे घबराहट होती है, जहाँ किसी चीज की टेंशन हो जाती है कि बिल्कुल घर वाला पास में ना आएगा, ऐसा कुछ किया। ठीक है जी। एक थ्रोट है जो अपना काफी बेटर है आगे से। हाँ नहीं, वो गुस्सा कैसा है तुम्हारा? गुस्सा जैसे एकदम घर वालों पे गुस्सा आता था ना तुम्हें, वो कैसा है? वो अभी कम है। हाँ जैसे कंपेयर टू पहले था ना, जैसे कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है। हाँ हाँ। तो अभी तो बहुत कम है, आता है हाँ बट बहुत रेयर आ रहा है। तुमने कौन सी दवाई ली थी? आर्सेनिक ली थी, हाइसैमस ली थी? मैंने हायोसिमस ही ली थी। आर्सेनिक आपने कहा था अगर जरूरत पड़ी तो वो लेना। हाँ ठीक है। तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, 3 बार मैंने रिपीट की थी हायोसिमस। ठीक है। 200 1 ml? तो मैंने की थी अपना 200 में। ठीक है, 1 ml नहीं ली ना अभी? नहीं। चलो ठीक है। अच्छा अब बताओ। तो उसके बाद ऐसा था कि एक बार मुझे जैसे कल फीवर हुआ है। हाँ। तो फीवर भी मुझे कुछ ज्यादा नहीं था, 99 था। तो वो कम हो गया, जैसे मैंने रेस्ट की थोड़ी देर, तो उसके बाद वो कम हो गया था। तो बाद में नहीं हुआ मुझे। डोलो कितने बार लिया तुमने? डोलो मुझे लगता है मुझे आज तीसरा या चौथा दिन है। जब मेरी पिछली अपॉइंटमेंट थी उसी दिन मैंने दी थी। 7 तारीख को थी। मैंने रिपीट की। 7 तारीख से अभी तक नहीं लिया ना? फिर तो 4 दिन हो गए ना? जी बिल्कुल। तो बुखार कितना है? बुखार मैंने चेक नहीं किया, ना ही मुझे बॉडी को फील हो रहा है। अच्छा। कि किसी तरह की वीकनेस है जहाँ बुखार है। फिर भी चेक तो कर ही लेना ना। जी ठीक है। उसमें पता रहता है, कई बार बाहर पता नहीं लगता है, अंदर होता है। और तुमने और भी चीजें चेक करी अपनी, ऑक्सीजन ये वो जो भी होता है? हाँ जी ऑक्सीजन चेक की थी, वो मेरी 97 98 ही आ रही। ठीक है। बाकी अब क्या दिक्कत तुम्हारे को? अभी दिक्कत तो कोई नहीं आ रही, पर अपना कफ है। कफ अभी तो तुम्हारे को 8 दिन 5 13 13वां दिन है, 14वां दिन है ये तो, है ना? हाँ जी मेरा 14वां दिन है। तुम्हारा दिमाग जो पजल होता था वो सब कैसा है? वो सब नॉर्मल है। नॉर्मल है ना? मतलब अभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, इसका मतलब ये है? नहीं तो ये तो हुआ केस। अब इसको समझते हैं। आपको लग रहा हो कि हाइसैमस क्यों मैंने केस दिखा रहा हूं मैं, ये तो हमारे को आती है दवाई। आता सब कुछ है, फिर आता कुछ नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारे रूब्रिक ऐसे होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते। इस केस में भी आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। एंगर फेस, रेड फेस विद रेड, ये आपको नहीं आता था। गुस्से में मेरा चेहरा लाल हो जाना, अब ये एक मुहावरा होता है कि गुस्से में लाल पीला हो गया। तो हालांकि वो लाल पीला होता भी है, पर उसका कुछ और मतलब होता है जो आप भी समझते हो कि क्या होता है। कि व्यक्ति को बहुत तीव्र गुस्सा आता है, वो अपने आपे में नहीं है, वो कि जैसे स्वयं को अपने काबू में नहीं रख पाता है, पता नहीं क्या कर देगा वो। ऐसे समय वो गुस्से के नियंत्रण में होता है। गुस्से के दौरान वो कुछ भी कर सकता है। यह तब होता है जब व्यक्ति के मन के खिलाफ बात होती है, या कोई साधारण बात नहीं होती है, बल्कि ऐसी बात होती है जिससे व्यक्ति किसी भी हालत में होने देना नहीं चाहता है। इतनी खराब बात होती है वो। उसको रोकने के लिए वह अपने पूरे सामर्थ्य के साथ लगा होता है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा कर दे, या उसको लगे कि कोई ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, जैसे तो वो सामने वाले को मार ही डालेगा, इतना तेज होता है। और जब इतना तेज गुस्सा होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका चेहरा लाल, आंखें लाल, बिल्कुल चेहरा फूला हुआ, गाल फूले हुए, गालियां निकलते हुए, ये सब चीज़ें कॉमन
तीव्र गुस्से की होती है, इसलिए इसको रेड फेस कहा गया है। ऐसा ही दूसरा रूब्रिक भी है, एंगर विथ पेल फेस भी है, यानी पेल माने पीला पड़ा हुआ, यानी गुस्से के मारे इतना खुद डरा हुआ होता है कि मैं इसको मार दूंगा तो क्या हाल होगा, यही मेरे को अभी चटनी बना देगा मेरी ये। तो उसमें वो कुछ कर नहीं पाता, सिवा उसके मन में होता है कि मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, बहुत तेज होता है, पर करने की स्थिति में वो नहीं होता है। अब जिसके प्रति इतना तेज गुस्सा आता है उस व्यक्ति के लिए जरा सा भी प्रेम इसके हृदय में होता नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ गुस्सा नहीं होता है। इसे लगता है कि ये लोग उसके बार बार मना करने या समझाने के बाद भी वही सब कुछ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए वो लगातार इनको मना कर रहा है, तब गुस्सा आता है। अब इस केस में रोगी के परिवार वालों को रोगी ने समझाया हुआ है कि वो लोग इन दोनों बीमार लोगों से दूर रहें, नहीं तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर वो लोग ऊपर आने का प्रयास करते हैं, तो इसको उन लोगों पर बहुत तेज गुस्सा आता है कि अगर ये ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे कांटेक्ट में आ सकते हैं, फिर इनमें से कोई भी बीमार पड़ सकता है, तो सब मुसीबत और बढ़ जाएगी, फिर कौन संभालेगा, इनको इतनी अकल नहीं है। तो ये हमेशा बदतमीजी के कारण होता है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो इस केस से जुड़ा हुआ नहीं है। किसी के घर में पानी की सप्लाई काफी कम है मान लो, तो वो घर का मुखिया कहता है भाई पानी बहुत किफायत से प्रयोग करो। उसको डर लगा रहता है कि पानी अगर खत्म हो गया तो पूरे समय तक का काम कैसे चलेगा, इससे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और वो फिर खुद भी बहुत किफ़ायत से पानी यूज कर रहा है, हर कोशिश करता है कि पानी खर्च ना हो, गैर जरूरी खर्च ना हो। अब जब किसी को, यानी वो अपना सामर्थ्य लगा रहा है उस एक्शन को पूरा करने में, परंतु जब वो देखता है कि दूसरा सामने वाला घर का कोई मेंबर पानी व्यर्थ कर रहा है तो एकदम वो आग बबूला होता है। तो ये आग बबूला होने के पीछे अपना प्रयास होता है, वो जो एफर्ट लगा रहा होता है उस काम को करने में, और उसमें कोई रुकावट डालता है या उसके अगेंस्ट जाता है तो फिर गुस्सा चढ़ता है। तो ये प्रयास करने के कारण ही गुस्सा चढ़ता है। अब व्यक्ति को अगर इंसानों से प्यार हो जाए तो किसी भी हालत में उन लोगों को गुस्सा नहीं चढ़ेगा, उसको किसी पे भी नहीं चढ़ेगा। तो इस रूब्रिक से जो मिलता जुलता रूब्रिक है वो दूसरा है, बाइटिंग पीपल डिस्टर्ब हिम बाइट्स एवरीवन वू। मतलब है कि वो ऐसे हर व्यक्ति को काटता है जो भी उसके मन की शांति को भंग करते हैं। यानी वो जिस अवस्था में स्वयं को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है उस अवस्था को खराब करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं या जिसके कारण खराब हो रही है, तो ऐसे लगता है कि इसकी तो मैं जान ही ले लूँ, मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, बहुत तेज नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मतलब कि सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली क्रिया करता है। बाइटिंग का मतलब ये होता है, चाहे ये क्रिया उसको ताना मारे, ऐसी गंदी बात बोल दे कि सामने वाला बिलबिला उठे, चाहे उसके साथ मार पिटाई 2 4 10 थप्पड़ लगा दे बुरी तरह से, जैसे अगर छोटा होगा तो लगा देगा उसको, या फिर किसी प्रकार की, और जैसे कोई ऑफिसर है उसको कोई ऐसी एक्शन उसके खिलाफ ले ले सामने वाले के कि वही बिलबिलाता रहे कि ये मैंने क्या कर दिया और ये अफसर ने मुझे क्या कर दिया। तो ये सब बाइटिंग है। तो अब इस केस में सावधानी बरत कर उन बीमार लोगों से उसने दूरी बनाए रखने की वो कोशिश कर रहा है कि स्थिति और खराब ना हो जाए। अब ये सोच उसके दिमाग पर पूरी तरह से घर कर गई है कि अगर ये लोग ऊपर आ गए, मिल गए, जुल गए, इनको भी हो जाएगा। तो वो हर हालत में आइसोलेशन बना के रखना चाहता है। तो अब सामने वाले जब ऊपर चढ़ने लगते हैं तो उसको लगता है ये तो फिर आगे आ रहे हैं, तो यानी जो मेरा प्रयास है उसको ये व्यर्थ गंवा देंगे, खराब कर देंगे, इनको अकल नहीं है, तो फिर इसलिए गुस्सा करता है वो। तो जब उनसे दूरी बनाए रखें, परंतु जैसे ही घर वाले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने का प्रयास करते हैं तो इसको एकदम से एहसास होता है कि ये लोग उसके नजदीक आ सकते हैं। इससे मन की शांति भंग होती है, वह तुरंत उन लोगों पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। इस केस में ये चिल्लाना ही काटना है, बाइटिंग है, क्योंकि वो अपने माता पिता और दादी पर चिल्ला रहा है, तो इससे उनको तकलीफ होगी ना। डेलीरियम अटैक पीपल विद ए नाइफ, अर्थात इतना डेलीरियम है कि वो लोगों को चाकू से अटैक कर देता है। चाकू से अटैक करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, यानी उसको होश ही नहीं है कि ये मैं करूं। तो डेलीरियम माने
होश आवास प्रॉपर नहीं है, दिमाग प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, किसी एक चीज के काबू में है वो, और वो काबू चीज क्या है? नफरत, गुस्सा, जलन, बदले की भावना, ये है जिनके कारण ये रूब्रिक बनता है। अवस्थाओं में चाकू से हमला कर देता है, परंतु हाय साइमस में ये डिलीरियम की अवस्था आती कहाँ से है? ये जलन और बदले की भावना से आती है। बदले की भावना उन लोगों के प्रति ही विकसित होती है जिन लोगों ने पहले कभी आपको नुकसान पहुंचाया हो या कुछ बुरा भला कहा हो। मतलब हायोसाइमस में बदला लेने की भावना, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना इतनी तीव्र होती है कि वो किसी की भी हत्या तक कर सकता है। तो इस केस में भी ऐसी ही भावना है कि घर वालों की ऊपर आने की संभावना तक से ये गुस्से में पागल हो उठता है। एक और है डेलीरियम रिप्रोचफुल। रिप्रोच माने दूसरों को इल्जाम लगाना, भी तेरी वजह से हुआ, तूने किया, तेरी वजह से गड़बड़ हुई सारी की सारी। तो एक किस्म से इल्जाम के साथ साथ उसमें डांट फटकार होती है थोड़ी बहुत कि तूने ये गलत किया है। अर्थात वो हमेशा ही दूसरों पर इल्जाम लगाता रहता है, उनके कारण ही हर प्रकार की गड़बड़ी हुई है। किसी भी प्रकार का तर्क उसके दिमाग से ये बात निकाल नहीं सकता कि किसका बेचारे का कसूर नहीं है। नहीं इसी का, इसी ने किया, ये ना ऊपर आता ना हम बीमार होते। तो जब उसके दिमाग से बात इतनी बुरी तरह घर कर गई है तो वो लोगों के प्रति नकारात्मक विचार तो रखेगा ना, क्योंकि स्वभाव से हायोसाइमस दूसरों के प्रति दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति, उनको कभी भी माफ ना करने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए वह हमेशा ही दूसरों के प्रति नाराज रहता है, उन पर बरसता रहता है, चाहे ऐसे लोग उसके सामने मौजूद हों या ना हो। यही उसकी भावना है जो रूब्रिक को जन्म देती है डेल्यूजन सफर्ड ही हैज रॉन्ग। यानी ये एक ही भावना होती है जो अलग अलग रूब्रिकों के माध्यम से दर्शाई जाती है रिपर्टरी में। अब मैं इसका एक उदाहरण लेता हूँ, लाइव एग्जांपल, जो मेरे साथ पेशेंट था मेरे पास, बिना कभी उसका वीडियो भी आपके सामने मैं डाल दूंगा। ये 35 साल का एक युवक है। 10 साल पहले जब शादी वादी इसकी हुई थी तो ससुराल वालों ने इसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, मजाक में या वैसे भी नाराजगी में किसी तरह से। तो वो इसके दिमाग में आज तक हावी है। अब ये इस पोजीशन में नहीं था कि उनको बदला ले सके, पर वो बदले की भावना इसमें आज तक है। तो अब शादी के बाद तो कुछ दिन इंडिया रहा ही, फिर वहाँ से ये अमेरिका शिफ्ट कर गया। उसकी एक बच्चा हो गया, बेटी हो गई। तो पर इसके दिमाग से ससुराल के प्रति गुस्सा निकला नहीं है। 24 घंटे अब ये केवल ससुराल के बारे में ही सोचता है। अगर जरा भी कोई बात इसके साले के बारे में इसको पता लग जाए तो ये एक किस्म से पागल हो जाता है। इसकी पत्नी भी कभी उसका नाम ले दे बातचीत में तो भी ये एकदम पागल हो जाता है। पत्नी को नहीं मारता, पर इसको लगता है कि पता नहीं उसका मैं क्या कर दूं, कैसे कर दूं। तो उसमें फिर क्या करता है कि घर से बाहर निकल जाता है। जब ये गुस्सा होता है, कर तो सकता नहीं है ना, उसको घर में तोड़ फोड़ करने लगता है, जो अपने कमरे में जाके तोड़ फोड़ करने लगता है, अपने को मारने लगता है, घर से बाहर जाके सड़क पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी तोड़ फोड़ करने लगता है। तो ये आज 10 साल से ये व्यवहार इसका जारी है और ये इससे दुखी हो चुका है अपने इस व्यवहार से अब, और चाहता है कि मेरा ये व्यवहार हट जाए, क्योंकि बदला तो ले नहीं सकता, तो ये हट जाए ताकि मैं शांति में आ जाऊं। तो इसलिए बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर से इसने इलाज कराया है, पर कहीं से भी कुछ हुआ नहीं है। तो हायोसाइमस जब इसने मेरे से इलाज कराया था तो हायोसाइमस से ये काबू आया। धीरे धीरे इसकी पोटेंसी बढ़ाई, 10 m तक गया। तो 6-7 महीने में ही ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल तो हो गया है, पर वो जो बदले की भावना, गुस्से की भावना, वो दिमाग पे तो इम्प्रिंट उसका है, पर वो जो पागल हो जाता था गुस्से के कारण, अपना बैलेंस लूज कर देता था, चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगता था, वो सारी समस्याएं नहीं है। बस उसका एक मन खट्टा होता है कि उन लोगों की याद हो गई, इतना आ गया। मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ ये लीड कर पा रहा है। तो ये इतना भयंकर गुस्सा होता है इसके ऊपर। अब इसमें जो रूब्रिक है मेन है डेल्यूजन पोजेस्ड बीइंग। मतलब उसको लगता है कि गुस्से ने मुझको जकड़ा हुआ है।
अब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मेरे को होश नहीं रहता, फिर तो मैं यही करता हूँ, ये गुस्सा ना आए, यानी गुस्से से छुटकारा। तो पोजेस्ड का मतलब होता है जिसके पोजेशन में कोई चीज़ होती है वो उसका मालिक होता है और वो उसके हिसाब से उसको चलाता है। तो अब जब गुस्सा आता है तो इसको होश नहीं रहता, मतलब गुस्से का मैं गुस्सा इसको कंट्रोल करे हुए है, तो इसलिए इसको डेल्यूजन पोजेस्ड लिया था। मैलिशियस है, डिजायर टू हार्म है, नाइफ है, किल विल, जो भी रूब्रिक बताए सारे उसमें थे। तो इसलिए हाइस अहमद से बहुत तेजी से इसको रिलीफ आया। अच्छा, डेल्यूजन पॉइजनड मेडिसिन बीइंग पॉइजनड बाय, मतलब हुआ कि दवाइयों, जो दवाइयां हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं दवाइयां दे दे के। तो यानी दवाइयां देना तो इसलिए होता है कि आप ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओ, आपका भला हो जाए, पर इसको लग रहा है कि मुझको ये दवाइयां इसलिए दी जा रही हैं कि ताकि मेरा नुकसान हो जाए। दवाइयां क्या होती हैं अब ये समझने की बात है। दवाइयां इंजेक्शन, कैप्सूल, होम्योपैथिक दवाइयां वगैरह ही नहीं होती हैं, हर चीज़ का सूक्ष्म मतलब होता है। अर्थात दवाई एक ऐसा पदार्थ है जो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये तो बात हम सब जानते हैं। परंतु अगर हम इसको सूक्ष्मता यानी मेटाफोरिकल मीनिंग लेंगे तो समझेंगे तो पाएंगे कि हर शब्द के समान इस शब्द का भी काफ़ी विस्तार है, काफ़ी एक्सपेंशन है, हो सकता है अगर आपको समझ आ जाता है। तो जितनी चीज़ सूक्ष्म होती जाती है, सटल होती जाती है, उसका उतना ही अधिक विस्तार होता जाता है। जैसे एटॉमिक बम है, बहुत सूक्ष्म लेवल पे काम करता है तो उसकी मार बहुत ज़्यादा होती है। एक्सरेज हैं, नॉर्मल रेज से उसकी वेवलेंथ कम होती है तो वो और डीपर पेनिट्रेट करती हैं। उसके बाद और दूसरी जैसे मैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो और भी शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, तो वो और गहराई तक इमेजिंग कर पाती हैं। तो इस तरह जो सूक्ष्म होता है उसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, उसमें क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जितनी चीज़ें सूक्ष्म होती जाती हैं उसका उतना ही अधिक विस्तार भी होता जाता है। स्थूल रूप में तो दो चीज़ों को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, पर सूक्ष्म रूप में से नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल अंदर एक होते हुए भी एक अलग अलग होते भी एक जैसी दिखती हैं। वो जैसे जब होम्योपैथिक औषधि को जब स्थूल रूप में भौतिक लक्षणों के आधार पर दिया जाता है तो प्रत्येक औषधि का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। जैसे आपने चैलिडोनियम दी लीवर के लिए, बर्बरिस दी पथरी के लिए, ऐसे और बहुत सारी दवाइयां हैं। तो ये ग्रॉस लेवल पे हैं, तो प्रायः इन्हीं 2-4 बीमारियों में काम आती हैं ये। लेकिन अगर इसी बर्बरिस के वो रूपरेख उठा के माइंड के रूपरेख अगर लिए जाएं, परंतु इन्हीं को जो हमारे रिपर्टरी में इनके मेंटल सिम्टम दिए गए हैं उनको अगर ग्रॉस रूप में समझ के देंगे तो फिर कुछ ज़्यादा बीमारियों में इसको दे सकते हैं, क्योंकि रोगी की पर्सनैलिटी के हिसाब से देंगे। पर उन्हीं मेंटल सिम्टम का अगर हम मेटाफोरिकल मीनिंग ले लेंगे तो इन्हीं दवाइयों का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हम किसी भी बीमारी में इनको दे सकते हैं। तो सूक्ष्मता हमेशा विस्तार देती है। ठीक इसी प्रकार स्थूल पदार्थ जैसे नमक है हमारा, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, उसको अगर यूज़ करते हैं तो नॉर्मल सलाइन के रूप में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसका कोई बहुत मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर उसी को हम पोटेंटाइज कर लेते हैं यानी उसको बहुत सूक्ष्म तक लेवल पर ब्रेक कर लेते हैं, डिज़ोल्व कर लेते हैं या पोटेंटाइज जिसे कहें कर लेते हैं, तो फिर वही सॉल्ट अनेकों बीमारियों में काम आ जाता है और उनको ठीक करता है। बहुत उसका पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। तो सूक्ष्मता में इसलिए चीज़ों को लेना जरूरी है, इसलिए रूब्रिक को सूक्ष्मता मेटाफोरिक मीनिंग में समझना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ जो मेडिसिन का मतलब है उसको भी सूक्ष्मता में समझना जरूरी है। तो मेडिसिन का मतलब ऐसी चीज़ होती है जो आपकी बीमारी को ठीक कर सके। अब मान लो आपको कोई डिप्रेशन है या आपको क्रोध है, अब उसको ठीक करने के लिए एक तो तरीका है कि आपको ट्रंकोलाइजर वगैरह कुछ दिए जाए, दूसरा तरीका होता है कि आपकी काउंसलिंग की जाए, आपको सुझाव दिया जाए कि आपको समझाया जाए कि ऐसा करने से फ़ायदा नहीं, वैसा करने। तो ये जो सुझाव दिए जा रहे हैं, एडवाइजेस वगैरह करे जा रहे हैं, तो ये इस वक्त वो मेडिसिन्स हैं, इस वक्त वो दवाइयाँ हैं। तो अब वो जो सुझाव तो दे रहा है अच्छे के लिए कि इसकी मेंटल स्थिति अच्छी हो जाएगी, पर इसको लग रहा है कि ये जो सुझाव दे रहा है ये मेरे अंदर ऐसा नफरत पैदा कर रहा है, ऐसे जहर पैदा कर रहा है, यानी ये सुझाव अगर मैंने मान लिए तो कल को मेरा नुकसान हो जाएगा।
तो यानी मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सुझाव दिए जा रहे हैं। यानी देखने में उनकी बातें मीठी हैं, मेरे फायदे की हैं, पर असलियत में ये मीठी बातें मुझको नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। तो ये भी फिर यही रूब्रिक लग गया। तो अगर दोनों का देखा जाए तो तो नुकसान का ही पार्ट गया, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। तो इस तरह सूक्ष्मता में सारे रूब्रिक मिलके एक ही जैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर फील्ड में लागू होगा। तो हम पुण्य औषधि शब्द की व्याख्या पर आते हैं। जैसे किसी को कोई मानसिक समस्या है तो उसको सुझाव देकर काउंसलिंग समझा बुझाइए तो बता दिया मैंने। अच्छा, इस केस में पर ये बहुत सटीक रूब्रिक तो है नहीं, क्योंकि ये कोई सुझाव नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। जो पीसीएम है उसका मालूम है कि ये पीसीएम है, मुझको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी पॉइजन वाली बात नहीं है। पर ये समझाने के लिए मैंने रूब्रिक लिया है कि जो बहुत सारे रूब्रिक रिपर्टरी में हैं एक ही दवाई के, उनको अलग अलग रखने की जरूरत नहीं होती है। उनको सूक्ष्मता में लोगे तो वो ऑलरेडी किसी ना किसी और रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन से मिले होते हैं। यानी दोनों का मतलब एक ही होता है, सिर्फ शब्दों में बहुत अलग अलग दिख रहे हैं। तो इस केस में सटीक रूब्रिक नहीं है, परंतु आंशिक रूप से फिट होने वाला रूब्रिक है। फिर भी मैंने इस रूब्रिक को हायसामस की प्रकृति को समझने के लिए या समझाने के लिए चुना है। अब इस केस में रोगी कह रहा है कि उसको पहले एलोपैथिक ने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया था कि अब उसको खाने से डरता है, और उसको मालूम है कि पीसीएम ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, उसके बावजूद भी वह उसकी केवल आधी गोली खा रहा है। यानी वो मेडिसिन उसको पॉइजन कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। यह भावना अन्य रूब्रिकों को दर्शाती है, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, मतलब कि कहीं उसको कुछ साथ धोखा ही ना हो जाए कि वो खाए पूरी और ये सोच के कि सही गोली या पूरी खा ले फिर नुकसान हो जाए, इसलिए वो आधी खा रहा है, यानी कॉशियस हो गया है। कि पीसीएम या एलोपैथिक दवाइयाँ खाए तो अपनी बीमारी सही करने के लिए, परंतु कहीं दवाइयाँ उल्टी बीमारी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा दें। तो असलियत में केवल यह एक ही रूब्रिक था जिस पर हाय सहमत दी गई थी, यानी फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। क्योंकि ऊपर जितने भी रूब्रिक मैंने बताए हैं वो अगले दिन सेकंड फॉलोअप में रोगी ने बताए हैं, पहले नहीं बताए थे। पहले तो ग्रुपिंग डार्क यानी पजल हो रहा था और उसको लग रहा था कि अगर दवाई नहीं खाई तो कुछ और नुकसान हो सकता है, यानी फियर ऑफ बिट्रेड था और कॉशियस था। अब एक और रूब्रिक है ग्रुपिंग डार्क एजिफिन, यानी इस प्रकार से टटोलता है जैसे तो वो अंधकार में है, अर्थात वो कुछ ढूंढ रहा है, मतलब कि उसको किसी चीज की तलाश तो है परंतु उसको स्पष्ट समझ नहीं आ रहा कि वो मिलेगी कहाँ। तो इस रोगी ने कहा था जब रात को वो सोकर उठता है तो उसका दिमाग काफी देर तक पजल रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है, उसके आसपास क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, अर्थात वह समझने का प्रयास तो कर रहा होता है परंतु उसको समझ नहीं आ रहा है। इस रूब्रिक पर भी विस्तार से वीडियो मैंने पहले बनाया है, वहां आप देख सकते हैं। तो इस केस में दो रूब्रिक लिए, ग्रुपिंग डार्क एजिफिन, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, और तीसरा अगर इसको जोड़ोगे तो कॉशियस। तो अकेले हाय सावस ने पूरा केस निकाल दिया। यानी इतनी ज्यादा सफल पैथी को इतना कम समाज में स्थान मिला हुआ है, वो सिर्फ इसलिए कि हम कॉम्पिटेंट उतने नहीं है जितना हमको होना चाहिए। यानी हर केस को हैंडल करने में हम पिछड़ जाते हैं। इसलिए 10 बार एक मरीज को सही करने के बाद जब 11वीं बार हम पिछड़ते हैं तो फिर वो सारे परिवार को लेके एलोपैथी में या कहीं और चले जाते हैं, तो वो विश्वास उनका डेवलप होता नहीं है। तो इसलिए और ज़्यादा गहनता से चीज़ों को हम समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे केस ठीक कर पाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली समाज का विश्वास हम लोगों पे जम जाएगा। ये एक तरीका है प्रोग्रेस करने का। धन्यवाद।